बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स में से हमारे पास लास्ट ड्रग्स यूज़ इन वायरल हेपेटाइटिस रह गई थी और वो अब हम जो है ना आखिरी दो, ये सिर्फ हमने इनके नाम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ के ये टॉपिक हमने जो है ना ख़त्म करना है। सबसे पहले आ जाती है इसमें एडिवोफिर टेपिवॉक्सिल। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम मेनली जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो है ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज के अगेंस्ट को इनहिबिट करती है। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़े भी थे उनके स्टेप्स जो एंट्री के, तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है डीएनए पॉलीमरेज को और चेन सिंथेसिस को जो है हमारे पास डीएनए बनने को, न्यूक्लिक एसिड बनने को रोकता है। ठीक है, और चेन सिंथेसिस भी रोकती है। ठीक है, चेन टर्मिनेशन भी करवाता है। ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स भी इसकी सिंपल सी है। हमारे पास ये है कि औरत हमारे पास दी जाती है, ठीक है, और अच्छी एब्जॉर्ब होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है किडनी से ये जो है एक्सक्रीट हो जाती है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम किडनी। उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में हमारे पास इसका सिंपल है, ये हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस के जो हमारे पास क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, और जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी वायरस का होता है तो हमें पता है कि जो लिवर के अंदर फिब्रोसिस वगैरह का प्रोसीजर हो रहा होता है, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास उस फिब्रोसिस के प्रोसेस को, जो कि हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लिवर की फिब्रोसिस हो रही है, उसको भी स्टॉप करता है। और तीसरा चीज़ क्या होता है, जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं HBV के, हेपेटाइटिस बी वायरस के रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, उनके अगेंस्ट भी ये वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आ गया हमारे पास, क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक HBV। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, जो फिब्रोसिस हो रही होती है इसकी वजह से लिवर की, वो स्टॉप करेगा। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या सिंपल आ गया कि जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं HBV के, उनके अगेंस्ट भी काम करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी की। ठीक है, टॉक्सिसिटी में हमारे पास इसकी जो है वो दो मेन टॉक्सिसिटी हैं और वो भी डोज डिपेंडेंट होती हैं। अगर डोज ज़्यादा दी जाए तो वो कौन कौन सी हैं इसमें, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है। ठीक है, किडनी के ऊपर जो है हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। और दूसरा क्या करती है हमारे पास, लैक्टिक एसिडोसिस, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड को एक्यूमुलेट करवाती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास था एडिवोफोर डेपिवॉक्सिल के बारे में सारा कुछ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रेबावायरन। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और मेनली ये किसके अगेंस्ट यूज़ हो रही है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। तो अब इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ये हमारे पास जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसके ग्रोथ को रोक रही होती है। तो सबसे पहला उसमें क्या आ जाता है, ये हमारे पास इनहिबिट करती है GTP फॉर्मेशन को। हमें पता है कि जो RNA जो होता है वो उसके यानी कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उसके, एडिनोसिन, गुआनोसिन, ठीक है, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, साइटोसिन, तो ATP, CTP और GTP और TTP। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं। जब ये नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका DNA या न्यूक्लिक एसिड उसका जो है वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और दूसरा इसमें क्या है, जो हमारे पास मैसेंजर RNA होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास जब भी हमारे पास पहले फॉर्म होता है न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर RNA, उसने बाहर जब ट्रांसलेशन यानी कि उसने अपनी प्रोटीन्स बनानी होती हैं, वो क्या करता है, वो उस न्यूक्लियस से हमारे पास कहाँ जाता है, वो न्यूक्लियस से जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उस दौरान उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो है वो कैपिंग होती है। ठीक है, किसकी, मैसेंजर RNA की। अब ये क्या करता है, ये उस कैपिंग प्रोसेस को, जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हमारे पास ये इनहिबिट कर रहा होता है, कैपिंग को मैसेंजर RNA की, और जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं हो पाती और उसकी प्रोटीन्स बन नहीं पाती। ठीक हो गया। तो दूसरा प्रोसीजर इसका क्या है, हमारे पास ये इनहिबिट कर रहा है
कैपिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब जो आ जाते हैं इसके अंदर तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है आरएनए पॉलीमरेज को। जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रहा था, ये किसको इनहिबिट कर रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रहा है। और फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी बात की जाए तो ये ओरल भी दी जाती है, आईवी भी दी जाती है, ठीक है, और साथ साथ किडनी से एक्सक्रीट हो जाती है। अब आ जाता है रिबावायरिन की क्लिनिकल यूजेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिबावायरिन जो है हमारे पास जो HIV वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर भी यूज़ हो रही होती है। इसके एक क्लिनिकल यूज़ नहीं है, इसके बहुत सारे क्लिनिकल यूजेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लिनिकल यूजेस की, तो हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर, ठीक है, इसको हम कम्बिनेशन में देते हैं। ये मैंने आपको इंटरफेरोन अल्फा जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि इंटरफेरोन अल्फा और रिबावायरिन कम्बिनेशन में देते हैं HCV की ट्रीटमेंट के लिए। और किस किस चीज़ के होता है, ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस के लिए, और HIV के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। चौथी आ गई इसके अंदर HIV, और रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस के खिलाफ भी हमारे पास ये यूज होता है, ठीक हो गया, RSV के अगेंस्ट। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। इसकी टॉक्सिसिटी ये होता है कि डोज डिपेंडेंट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा डोज में दें तो ये क्या करवाता है, हिमोलिटिक एनीमिया करवाएगा बॉडी के अंदर। और इसकी एक फॉर्म आती है एरोसोल फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एरोसोल फॉर्म एयर स्प्रेज के फॉर्म में आता है, एरोसोल फॉर्म जो होती है ना, उसके अंदर ये क्या होता है, ये हमारे पास ब्रोंकियल इरिटेशन भी करवाता है और साथ कंजंक्टाइवल इरिटेशन भी, आई के अंदर इरिटेशन और हमारे पास ब्रोंकियल इरिटेशन, ब्रोंकियल प्लस कंजंक्टाइवल इरिटेशन, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर तीसरी टॉक्सिसिटी की। तीसरी मेन टॉक्सिसिटी नहीं है, एक हमारे पास एहतियात है कि ये बहुत सख्ती से जो है क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। किसके अंदर, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, रिबावायरिन खास तौर पे, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे ये हमारे पास टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनके सिर्फ आप नाम याद कर लें, क्योंकि जो आपके अगर हम UHS के पैटर्न को फॉलो करें तो उसके पुराने जो हमारे पास SCQs वगैरह आए हैं तो क्या आते हैं, वो ज़्यादातर जो है ये हेपेटाइटिस B वायरस के जो वो हैं पड़े ड्रग्स हैं पड़े, उनको वो कह देते हैं कि भाई इनके नाम बताएं, और जो हेपेटाइटिस C वायरस के अगेंस्ट जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके नाम बताएं। तो उन ड्रग्स के हम नेम्स सिर्फ जो है ना वो एनलिस्ट करने के लिए भी हमसे पूछ लेते हैं। तो वो आपके कम से कम 4 से 5 जो ड्रग्स है ना वो आपके माइंड में होने चाहिए। इनमें से मैंने आपको वैसे बहुत सारी पढ़ा तो दी हैं, अब जो है कुछ जो है मैं आपको लिस्ट करवा देता हूँ। अगर आपको वो मौके पे पूछेंगे तो आपको इस तरतीब से याद होने चाहिए, अगर ना भी तरतीब याद रहे तो कोई मसला नहीं है। तो हेपेटाइटिस B वायरस के अगेंस्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फा आ जाएगा जो हमने पढ़ी थी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज इसमें कौन सी आ जाती है जो अभी हमने पढ़ी है, एडिवोफिर और डेपिवॉक्सेल, ठीक है, एडिफोविर डेपिवॉक्सेल, एडिफोविर डेपिवॉक्सेल।
ठीक है। और हमारे पास तीसरी ड्रग अगर इसके अंदर देखें तो उसमें हमारे पास एंटाइकावीर आ जाती है, ठीक है। चौथी लेमिवोडीन, पांचवी जो इसमें आ जाती है वो हमारे पास टेलबुविडीन आ जाती है और टिनोफोवीर आ जाती है। ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं जो हम हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट मेनली यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो वो कौन सी हैं। एक तो ये इंटरफेरॉन अल्फा आ गई और साथ रिबावायरिन आ गई, ठीक है, और स्पोस्पोविर और बोसेप्राविर, ठीक है। ठीक है, और रिबावायरिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है सफोस्पोवीर, और जो लास्ट ड्रग आ जाती है वो बोसेप्राविर। यहाँ पे हमारे पास जो है कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स के अंदर जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो सारी यहाँ पे ख़त्म होती हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।